एक भी कतरा नहीं था, लेकिन उस लड़के के चेहरे का अक्स था। जिस तरह से उसने उसे देखा, उसकी आंखों में सॉफ्टनेस थी, रेस्पेक्ट थी और थोड़ा सा ऑब्सेशन भी। वो अपने बेड पर उठकर बैठ गई और अपना बालों पर हाथ फेरते हुए सोचने लगी, क्या नाम था उसका? पता नहीं, लेकिन क्या वो मॉम को जानता है? जानता ही होगा, तभी तो मुझे देखकर उसने मॉम का नाम लिया। जब मॉम मेरी उम्र की होगी तो वो बहुत छोटा होगा। जरूर कोई पुरानी कहानी है। ध्रुवी को ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर नोक हुआ। ध्रुवी ने देखा तो वो कबीर था। कबीर अंदर आया और उसके बाल हटाकर उसकी चोट देखी और उसका चेहरा काला पड़ गया। कैसे हुआ? गिर गई थी, लेकिन अब ठीक है। कबीर तुम टेंशन मत लो। कबीर ने अपने आप को शांत करने के लिए एक लंबी सांस ली और कहा, कुछ टाइम तक तुम कोई मिशन पर नहीं जाओगी। ध्रुवी ने आज्ञाकारी बनकर ओके कहा तो कबीर भी चौंक गया। तुम कब से आज्ञाकारी बन गई? ओह कम ऑन भाई, मुझे कुछ और काम है। कबीर ने इस बारे में कुछ नहीं पूछा और जाने को हुआ तो ध्रुवी ने उसे रोक लिया और सोफे पर खींचकर बैठा दिया और पूछा, कबीर मुझे एक बात बताओ, क्या कोई 5 साल का बच्चा किसी 20 साल की लड़की के प्यार में पड़ सकता है? कबीर की आंखें छोटी हो गई। फिर उसने मुंह बनाते हुए कड़क आवाज में कहा, मुझे नहीं पता। ध्रुवी ने लंबी सांस ली और होठ सिकोड़ते हुए कहा, बेकार ही तुमसे पूछा। तुम तो इतने नल्ले हो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। कबीर ने उसे चपत लगाए और कहा, जैसे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और होना भी नहीं चाहिए। कबीर उठकर जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर रुककर कहा, मॉम से पूछ लो या दीक्षित ग्रेडपा से। ध्रुवी की आंखें चमक और उसने मुस्कुराते हुए कबीर को थैंक्स कहा। सिंगल पैलेस के बाउंड्री में ही दीक्षित अपने अलग घर में रहता था। वो 90 साल के ऊपर थे और बहुत बूढ़े हो चुके थे। अपने छोटे से घर के कोर्टयार्ड में दीक्षित रोकिंग चेयर में बैठे थे और एक चश्मा लगाकर कोई किताब पढ़ रहे थे। वो अब अकेले थे। उनका प्यार, उनकी पत्नी, उनकी साथी उन्हें 2 साल पहले छोड़कर चली गई। दीक्षित भले ही बूढ़े हो चुके थे, लेकिन अब भी वो बहुत चार्मिंग और क्यूट थे। ध्रुवी दबे कदमों से घर में आई तो 2 मेज सफाई कर रही थी। ध्रुवी ने अपने मुंह पर उंगली रखी और कहा, शहे। फिर इशारे से पूछी कि उसके ग्रेडपा कहाँ है। मैस ने इशारा किया तो दबे पांव घर के आंगन में चली गई। उसने दीक्षित को सुनहरी धूप के नीचे देखा जो एक बुक पढ़ रहे थे। वो कोई पेंटिंग से कम नहीं लग रहे थे। ध्रुवी उनकी ब्यूटी में खो गई और तुरंत अपने फोन एक दीक्षित की फोटो ले ली। तभी दीक्षित की बुई कर्कश लेकिन चार्मिंग आवाज आई, वी वही खड़ी रहोगी कि यहाँ भी आओगी? ध्रुवी मुस्कुरा दी और कूदते हुए छोटी बच्ची की तरह दीक्षित को गले लगा लिया और गाल पर किस किया। कैसे हो ग्रेडपा? दीक्षित ने अपना चश्मा उतारा और बुक साइड में रख दी और उसके सर को सहलाते हुए कहा, वेरी गुड। तुम बताओ, कोई काम है? ध्रुवी उनके पैर के पास बैठ गई और कहा, बहुत जरूरी काम है। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए तो कोई नहीं कर सकता। दीक्षित हल्का हंसा और कहा, अच्छा ठीक है, पहले ऊपर बैठो नहीं तो ठंड लग जाएगी। ओफो ग्रेडपा, मैं कमजोर नहीं हूँ। आखिर मैं अंडरवर्ल्ड किंग हूँ। लड़की हूँ तो क्या हुआ, हूँ ना? दीक्षित ने अपनी पर पोती को गर्व से देखा और कहा, तुम हो और सबसे बेस्ट हो। अब बताओ क्या हुआ? ध्रुवी ने कम शब्दों में समझाने के लिए 2 पल लिया और कहा, लास्ट मिशन में मैं एक आर्मी मैन से मिली। उसने मेरा चेहरा देख लिया और मुझे काजल कहकर बुलाया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे लेकिन काजल तो मॉम है ना? दीक्षित की भावें सिकुड़ गई। उसने पूछा, जैसे क्या वी? ध्रुवी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, जैसे वो लड़का मॉम को बहुत पसंद करता है। जैसे ही लव्स हर। लेकिन वो लड़का तो तुम्हारी उम्र का था। ध्रुवी ने कहा, मुझसे थोड़ा बड़ा होगा। अचानक दीक्षित के दिमाग में एक बच्चे की छवि आई, लेकिन उसके पास कोई फोटो नहीं थी। ध्रुवी का परेशान चेहरा देख दीक्षित ने मुस्कुराते हुए कहा, काजल के स्वभाव को तो तुम जानती हो ना? तो उसने किसी बच्चे की हेल्प की होगी और उस बच्चे को उसका चेहरा याद होगा। तुम तो काजल से 80% मिलती हो। ध्रुवी को अब भी यकीन नहीं था, बस इतनी सी बात। हाँ, अब अपने ब्यूटीफुल फेस पर टेंशन मत आने दो, नहीं तो झुर्रियाँ आ जाएगी।
ध्रुवी सीधी हो गई और अपना गाल थपथपाया और कहा, ओके ग्रेट पा, मैं अपने ब्यूटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। फिर दोनों ने बहुत सारी बातें की। मुंबई एयरपोर्ट। रामा, प्रिया और कार्तिक आखिर अपनी मंजिल पहुंच गए। कार्तिक तो बहुत खुश था, खासकर अपनी बुआ विधि और अर्नव से मिलने के लिए। बाकी सबसे वो मिलता, लेकिन कार्तिक को सबसे कूल ध्रुवी ही लगती थी। उसने अपने घड़ी देखी जो ध्रुवी ने उसे गिफ्ट के तौर पर पहले ही भेजवा दिया और एक लेटेस्ट आईपॉड जो अर्नव ने भेजवाया। लेकिन अभी वो सिंघल पैलेस नहीं रावत मेंशन जाने वाले थे। कार्तिक को किंजल और कुमुद पसंद थे, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 घंटे में तीनों रावत मेंशन पहुंच गए। प्रिया ने झुंझलाते हुए कहा, क्या हम होटल में नहीं रह सकते? रामा ने प्रिया के हाथ से सामान लिया और कहा, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? ये बॉस का घर है, इसीलिए तो। वो मेरे प्यार के दुश्मन है। प्रिया ने रामा को गले लगा लिया और पाउट करते हुए कहा, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें मुझसे 6 साल दूर रखा और जब हम अपनी किस्मत से मिले तो शर्तों की लंबी लिस्ट। तुम कैसे उनके साथ रह पाए? कार्तिक ने देखा कि उसके पेरेंट्स लवी डवी हो रहे हैं तो घर के अंदर भाग गया। दूसरी तरफ से अथर्व ने प्रिया की बातें सुन ली और टेढ़ी मुस्कान के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगा। यहाँ कोई एहसान फरामोश आया है? अर्थव की सार्कास्टिक आवाज आई। अचानक दोनों चौंक गए। बॉस रामा के चेहरे में मिले जुले भाव थे। उसने बहुत सालों के बाद अथर्व को देखा था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अथर्व को गले लगा लिया। अचानक अथर्व को लगा कि उसकी हड्डियां टूटने वाली है। अभी तक इसे पता नहीं चला कि इसमें कितनी ताकत है। रामा की आंखें भर आई और रुंधे गले से बोला, बॉस मैंने आपको बहुत मिस किया। अथर्व का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, तो क्या मेरी जान लोगे? मूव। प्रिया ने झट से रामा को खींचा और अपने पीछे कर लिया। कहीं अपने गुस्से में अथर्व फिर से रामा को उससे अलग न कर दे। अथर्व ने लंबी लंबी सांसें ली और रामा को घूर कर कहा, तुम दोनों गेट आउट। रामा चौंक गया और अब वो रोने लगा। बॉस हमें मत निकालो, हम कहाँ जाएंगे? रामा सच में इतना बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी अथर्व के सामने बेचारा बच्चा ही था। अथर्व ने अपने सांसों को संभाला और अंदर जाने लगा। उसने कुछ नहीं कहा। रामा और प्रिया ने दूसरे को देखा और वो भी पीछे पीछे अंदर चले गए। लिविंग रूम में सब थे सिवाय अर्थ के। तो कार्तिक ने पूछ लिया, अक्का, अर्थ अन्ना कहाँ है? तारानकन अक्का ग्रैंडमा, अन्ना ब्रदर, ताता ग्रैंडपा, तारानकन। कुमुद ने बताया, पता नहीं, सुबह से गायब है। किंजल एक बार फोन करो तो। तभी अथर्व ने अंदर आते हुए कहा, शाम तक आ जाएगा। पीछे रामा और प्रिया को देख कुमुद और किंजल बहुत खुश हुए। किंजल ने तभी काजल को फोन किया और कार्तिक के आने की खबर दी। क्या सच में? काजल बहुत खुश हुई। किंजल जानती थी कि काजल के दिल में जो बस वो उस पर जान लुटा देती है। कार्तिक को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है जैसे किंजल करती है, बस वो दिखाती नहीं। तो दी पार्टी। कार्तिक की बर्थडे पार्टी का क्या प्लान है? पता नहीं, तुम सोचो। दी, मैं केक और ढेर सारे स्नैक्स ऑर्डर कर देती हूँ, आप खाने की तैयारी कर लो। किंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, 7 बजे तक। रात में मुझे ड्यूटी पे जाना है। कुछ और बातें कर काजल लिविंग रूम में आ गई। उसी समय दक्ष और कबीर भी घर आए। काजल ने दोनों को देखकर कहा, तुम दोनों जल्दी आ गए। दक्ष ने काजल के माथे पर किस किया और कहा, मेरी मीटिंग खत्म और आगे अंगद देख रहा है। दक्ष को जैसे ही काजल की नेचुरल खुशबू मिली उसकी थकावट तुरंत खत्म हो गई। काजल ने फिर कबीर को देखा तो कबीर ने झट से कहा, मुझे काम करने का मन नहीं हुआ तो वापस आ गया और डाइनिंग टेबल पर बैठ फ्राइड काजू खाने लगा। काजल ने प्लेट खींच ली और कहा, ये कार्तिक की बर्थडे पार्टी के लिए है। कबीर ने आश्चर्य से पूछा, कौन कार्तिक? काजल ने होठ सिकोड़ लिए और कोई जवाब नहीं दिया। रावत मेंशन में पार्टी है। फिर काजल ने दक्ष से पूछा, क्या तुम केक मंगवा दोगे? दक्ष ने हाँ कहा। काजल ने कबीर को आंखें छोटी कर घूरा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ओके, तो ब्रिजभूमि मिष्ठान भंडार से 4-5 स्वीट्स भी ले आओ। ऐसे बेकार मत बैठो। इस जगह का नाम सुनते ही कबीर की आंखें चमक गई। उसे टीना याद आ गई।
हालांकि वो उससे मिलना चाहता लेकिन सिचुएशन नहीं बन पाया। आज सिचुएशन को देख उसने झट से कहा ओके और बिजली की तेजी से बाहर भाग गया। काजल हैरान थी, व्हाट, इतनी जल्दी मान गया। इस बार कबीर अपनी कार से अपने डेस्टिनेशन पहुंचा लेकिन उसने ड्राइवर से कुछ दूरी पर कार रोकने को कह दिया। ड्राइवर ने कभी नहीं सोचा कि वो इस राजकुमार को कभी ऐसी जगह लेकर आएगा। उसने पैसेंजर सीट में बैठे सार्थक को देखा जो खुद कंफ्यूजन के मारे रियर मिरर से कबीर को देख रहा था। कबीर ने कुछ सोचा और अपना सूट कोट निकाल दिया। अगले बार यहाँ आने के लिए थोड़े नॉर्मल कपड़े पहन कर आओगा। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला जो कुछ ज्यादा ही अच्छा था। सार्थक अपना फोन दो, कबीर ने कहा तो सार्थक का ध्यान टूटा और अपने फोन दे दिया। कबीर ने देखा और कहा, लगता है तुम्हारी सैलरी बहुत अच्छी है। सार्थक को कुछ समझ नहीं आया कि ये बुराई थी कि तारीफ। फिर कबीर ने अपने ड्राइवर को देखा और कहा, तुम अपना मोबाइल फोन दो। ड्राइवर ने अपने कांपते हाथों से कबीर की तरफ अपना फोन बढ़ा दिया। कबीर ने गुस्से से दांत पीस लिए, आईफोन, तुम्हारी सैलरी भी अच्छी है शायद, शिट। फिर कबीर ने अपना फोन न ले जाना की ही सोचा और अपना फोन सार्थक को दे दिया और कहा, मेरा यहाँ वेट करो। कबीर ने अपने बालों को बिखेर दिया और जूते को गंदा कर लिया। सार्थक और ड्राइवर ने एक दूसरे को देखा, लगता है बॉस सटक गए। कबीर ने देखा दुकान में डेकोरेशन हो रही है, बाहर लाइट्स लग रही और कुछ फूल भी रखे हैं। एंट्रेंस में डेकोरेशन हो रही और एक सीढ़ी भी थी, शायद उसमें कोई था जो अंदर का भाग डेकोरेट कर रहा था। लेकिन उसे क्या, उसे अपनी हीरोइन से मिलना था। वो अंदर जा ही रहा कि एक आदमी का पैर मुड़ गया और सीधे सीढ़ी पर गिरा। उस सीढ़ी में और कोई नहीं, हमारी हीरोइन टीना थी। उसकी चीख निकल गई, अहे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हॉस्पिटल में आ रही हूँ, ये सोचकर वो चोट लगने का इंतजार करने लगी लेकिन वो गिरी तो एक सख्त जगह। वो किसी की बाहों में गिरी। टीना ने डर से उसे कस के पकड़ा हुआ था और सर उठकर देखा तो ये उसका हीरो था। मेरा हीरो, टीना फुसफुसाई लेकिन कबीर ने सुन लिया और मुस्कुरा दिया। टीना के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी, अब वो उसकी मुस्कान में खो गई। वही कबीर टीना की टिमटिमाती आंखों को देखकर खुद खो गया। वो उसके बहुत करीब थी। अचानक उसकी नज़र टीना के पिंक होठों पर गई और उसका गला सूखा गया। उसने झट से टीना को नीचे उतार दिया। टीना तो सकपका गई लेकिन आसपास देख शर्मिंदा भी हो गई। सब उन दोनों देख मुस्कुरा रहे थे। तुम ठीक हो? कबीर ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए पूछा। टीना भी बहुत नर्वस हो गई। अजीब फीलिंग थी, लेकिन फिर किसी तरफ उसने कहा, हाँ, ओके ओके। दोनों मुड़े तो टकरा गए। टीना फिर गिर जाती लेकिन फिर से कबीर से उसे पकड़ लिया। टीना के गाल लाल हो गए और उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मानो बाहर ही आ जाएगा। कबीर के उसके लाल गाल देखा, उसे पिंच करने का बहुत मन हुआ। फिर से आसपास के शोर से दोनों का ध्यान तोड़ा तो कबीर ने सिचुएशन लाइट करते हुए कहा, ध्यान से चलो। टीना ने भी अपने गाल थपथपाए और सीरियस होने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या हुआ? कुछ खरीदने आए हो? स्टूपिड गर्ल, तुमसे मिलने आया हूँ। लेकिन कबीर ये बोल नहीं पाया और टीना की बात पर हाँ में सर हिला दिया। मेरे बॉस के घर पार्टी है तो 10 तरह की स्वीट्स, एक एक के, जी हर स्वीट्स। टीना ने उसे कंधे पर चपत लगाए और कहा, वाओ, तुम एकदम सही टाइम पर आए हो। कल हमारे शॉप की 7th एनिवर्सरी है और कुछ नए आइटम्स आए हैं और डिस्काउंट भी है। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेट, चलो दिखाओ तो। टीना और कबीर ने सारी मिठाई पैक कर ली और बिल बना दिया। वैसे तो डिस्काउंट कल से है लेकिन मैं तुम्हें आज दे रही हूँ, तो डिस्काउंट के पैसे तुम रख लो, तुम्हारे बॉस को क्या पता चलेगा। हाँ हाँ हाँ। कबीर चौंक गया, मैं अपने बॉस को चीट क्यों करूँ? उसने एक्टिंग की। टीना ने कहा, ठीक है, तो अगर तुम पैसे नहीं रखना चाहते तो पूरा पे करो। कबीर ने अपनी एक्टिंग चालू रखते हुए झिझकने की एक्टिंग की और फिर धीरे से कहा, ओके, मैं रख लूंगा। टीना ने फिर उसे चपत लगाए और कहा, गुड। वैसे तुम अपने बॉस के पास क्या काम करते हो? कबीर अंदर से डर गया। अब क्या बोलूं? उसने एक आदमी को पैसे गिनते देखा तो कहा, अकाउंटेंट।
टीना ने चमकती आंखों से कहा, क्या सच में? तो तुम किसी और अच्छे अकाउंटेंट को जानते हो जो मेरा काम करे? ये बोलते समय टीना कबीर के बहुत नज़दीक आ गई, इतनी कि उसे टीना की बॉडी हीट भी फील होने लगी और वो नर्वस हो गया। कबीर तो जम गया और टीना उसके जवाब का वेट करने लगी। अपने दुश्मनों में रहम न खाने वाला अंडरवर्ल्ड किंग एक लड़की के सामने नर्वस था। What a joke! ... टीना की टिमटिमाती आंखें उसे घूर रही थी और कबीर अपनी नर्वसनेस कम करने की कोशिश कर रहा था। वो एक कदम पीछे हुआ और हकलाते हुए कहा, तुम थोड़ा दूर रह कर बात करो। टीना सकपका गई और सीधी खड़ी हो गई और खांसते हुए बोली, सॉरी, वैसे ये जगह सही नहीं बात करने को। अगर तुम नहीं करना चाहते तो जाने दो। कबीर अचानक टीना के नज़दीक आ गया और कहा, मैं करूँगा। मैं तुम्हारे लिए भी काम कर लूँगा। सच में? अब टीना नर्वस हो गई और उसे उसकी परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी लगी। टीना ने मुस्कुराते हुए ओके कहा और बाय बोल अपना काम करने लगी। कबीर के पास अब कोई बहाना नहीं था यहाँ रुकने का, तो जाने लगा। टीना ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके कंधे गिरे हुए थे। टीना ने हंसते हुए कहा, ओ ये हीरो, कल के लिए मेरी हेल्प करोगे? सैलरी दूंगी। कबीर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने झट से हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं इसे बॉस के घर डिलीवर करके आता हूँ। बोल उसने टीना के जवाब का वेट किए बिना बाहर भागा और सार्थक के हाथ में सारे बॉक्सेस देते हुए कहा, मॉम को दे देना और कहना कबीर ऑफिस में बिजी है। फिर से बेचारा सार्थक कुछ समझ नहीं पाया और कबीर वापस भाग गया। सार्थक ने गार्ड्स को कबीर की सिक्योरिटी के लिए अलर्ट रहने को कह दिया। अरे तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए। टीना हैरान थी। सैलरी को कौन ना बोलता है। टीना मुस्कुराए और दोनों साथ साथ काम करने लगे। धीरे धीरे रात होने लगी और दुकान में सफाई का काम शुरू हो गया। ये 24 घंटे खुला रहने वाला शॉप था, मतलब इसका किचन हमेशा बिजी रहता। अगले दिन की तैयारी के लिए वर्कर्स आने लगे। शॉप की लाइट बंद थी और रात के लगभग 11 बज चुके थे। कबीर के लिए ये टाइम बहुत अच्छा था। दोनों चाय पी रहे थे। हालांकि कबीर नहीं पीता, लेकिन टीना ने उसके लिए बनाया था तो न कैसे बोल सकता था। कबीर अपना सर खुजाते हुए पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? टीना चौंक गई। उसकी आंखें लाल हो गई और एक डर की लकीर थी। अपने तेज धड़कनों को काबू पाते हुए उसने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, एक ऐसा इंसान है जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैंने उससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। कबीर को जलन हुई और उसने अपनी जलन भरे गुस्से को दबाते हुए पूछा, कौन? टीना ने बात टाल दी और कहा, छोड़ो ना, मुझे तो उसका चेहरा भी पता, तो नाम बताकर क्या फ़ायदा। हाँ। टीना ने अपनी कार की चाबी उठाए और पूछा, कबीर, तुम कैसे जाओगे? मैं तुम्हें छोड़ दूँ? कबीर के पास ये अच्छा मौका था टीना के साथ और टाइम स्पेंड करने का। तुम कहाँ रहती हो? टीना ने एड्रेस बताया तो कबीर ने एक्टिंग करते हुए कहा, ओह, तो मुझे सिग्नल पर ड्रॉप कर देना, मैं टैक्सी ले लूँगा। दोनों साथ में निकल गए। रास्ते में टीना ने कबीर के फैमिली के बारे में पूछा तो वो सोचने लगा कि अब क्या बोले। वो डैड का बिजनेस है और मॉम हाउसवाइफ। मेरी एक जुड़वा बहन है और वो भी नौकरी करती है। टीना ने आगे कुछ पूछा लेकिन कबीर का ध्यान रोड पर था। उसे कुछ अजीब लगा। 2 कार्स उसका कब से पीछा कर रही थी और वो उसकी नहीं थी। अचानक एक ने ओवरटेक किया और ब्रेक मार दी। टीना को अचानक ब्रेक मारना पड़ा। कबीर ने टीना को संभाला और उसका सीट बेल्ट खोल उसे झुका दिया। जैसे वो झुकी, एक बुलेट फायर हुई जो सीधे ड्राइवर सीट पर लगी। कबीर भी नीचे झुक गया और तभी बहुत सारी गोलियां चलने लगी। कबीर ने अपनी बॉडी से टीना को कवर कर रखा था। उधर टीना का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था और वो कांप रही थी। गोली की आवाज़ से टीना को उस दिन की याद आ गई जब उसकी दुनिया ही पलट गई थी। एक एक दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसे एंजाइटी अटैक आया और वो बेहोश हो गई। कबीर को ये पता नहीं चला और वो बस गोलियों के रुकने का इंतज़ार करने लगा। जब गोलियों की आवाज़ रुकी तो वो समझ गया कि उसके गार्ड्स आ गए।
अगली बार मुझे अपनी गन साथ रखनी होगी। लेकिन टीना पर कौन अटैक कर सकता है, या ये मेरे ऊपर हुआ और टीना फंस गई। ये सोचकर कबीर को बहुत गुस्सा आया। उसने बाहर झांका तो कुछ लोग घुटनों पर थे और उसके गार्ड्स खड़े थे। टीना, टीना, अब तुम उठ सकती हो। सब चले गए। कबीर की आवाज कोमल थी, लेकिन वो हिली नहीं। कबीर ने जब ध्यान दिया तो टीना बेहोश थी और उसका शरीर ठंडा हो गया था। उसने चेक किया कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। कुछ नहीं था, तो वो बेहोश। क्या डर गई। कबीर कार के दरवाजे को लात मारी और वो टूटकर नीचे गिर गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, गेट द कार।